हेलो। हम लोग आ चुके हैं दृष्टि के टेस्ट सीरीज को लेकर, जो कि दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम 2026 के लिए शुरू हो चुका है। ये इनका प्रीलिम्स का टेस्ट है। 2604 का मतलब है कि ये इनका चौथा टेस्ट है। ओके, ये पॉलिटी सब्जेक्ट से 85 क्वेश्चन पॉलिटी के होंगे और करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये हर संडे को इनका टेस्ट होगा। मैं हर वीक आपको इनके टेस्ट ऐसे ही देता रहूँगा। और इनका मैं ऐसा करूँगा कि मैं अपने शॉर्ट्स के माध्यम से जो सिलेबस होगा इस टेस्ट का वो आपको अवेलेबल करा दूंगा, ताकि आप जब भी इसको अटेम्प्ट करें तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑपरेशन स्पाइडर वेब किससे संबंधित है? रूसी संचार उपग्रहों पर साइबर हमले करना, काला सागर पर समन्वित नौसैनिक नाकाबंदी करना, रूस के अंदर विस्फोटकों से लदे ड्रोन का उपयोग करके हवाई अड्डों में घुसपैठ और विनाश करना, यूक्रेन में रूसी जासूसी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए एक प्रति खुफिया इकाई की स्थापना करना। देखिए, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। आप कोई भी मंथली मैगजीन या इसका यूज़ करेंगे तो आप इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ ताकि आप इसमें ज़्यादा उलझे नहीं। ये जो करंट अफेयर के आप मंथली मैगजीन या इनको पढ़ेंगे करंट अफेयर, तो उसमें आप कर लेंगे। मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको। इसका आंसर सी है। रूस के अंदर विस्फोटों के सुलदे ड्रोन का उपयोग करके हवाई अड्डों में घुसपैठ करना। ये जो ऑपरेशन है ये यूक्रेन ने चलाया था। ये एक गुप्त मिशन था। ओके, इसका ये एक्सप्लेनेशन हुआ। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री की हालिया साइप्रस यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर से, इसे हम सोल्व करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय से सम्मानित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट, साइप्रस यूरोपीय संघ का सदस्य है। ठीक है, देखिए इसमें दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। कोई भी प्रधानमंत्री, पीएम मोदी जो गए हैं 20 साल के बाद साइप्रस की यात्रा की गई है। साइप्रस एक यूरोपीय संघ का सदस्य देश है, राइट है। यह एक पूर्वी भूमध्य सागरीय देश है। ओके, अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, यहाँ की यात्रा क्यों की गई? जब इंडो पाक टेंशन चल रहा था अभी, तब तुर्की ने पाक का सपोर्ट किया था। और तुर्की का कॉन्फ्लिक्ट चलता है साइप्रस से। तुर्की साइप्रस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और इसलिए यहाँ पर भारत का जाना एक स्ट्रेटेजिक महत्व रखता है। ओके, तो इसका आंसर सी होगा। थर्ड क्वेश्चन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से IBCA की स्थापना की। इसका उद्देश्य 3 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण करना है। केंद्र सरकार ने इस उद्देश्य हेतु वर्ष 2023 से 24 से 2027-28 के लिए 150 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, देखिए सबसे पहले तो इसके बारे में हम जानते हैं। ये 2023 में इसकी घोषणा की गई थी कि इसे हम शुरू करेंगे, पीएम मोदी ने मैसूर से। ओके, और इसे 2024 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अब ये जो अभी अभी क्या हुआ था ना, रिसेंट में जून 2025 में इसकी बैठक हुई थी दिल्ली में। दिल्ली में अभी अभी रिसेंटली बैठक हुई थी। ठीक है, तो ये वहाँ से करंट अफेयर और जो पुराने क्वेश्चन, यानी पुराना टॉपिक हो गया ना, 2023 में इसकी स्थापना थी और करंट से ओरिएंट करके इसको बनाया है। ठीक है, स्टेटमेंट देखते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से IBCA की स्थापना की। ये राइट है। इसका उद्देश्य 3 बड़ी, ये गलत है, यहाँ देखिए 3, यहाँ 7 है। ठीक है, 7 कौन कौन सी है? बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जेगुआर। जिसमें से प्यूमा और जेगुआर ये दोनों भारत में नहीं पाए जाते हैं, बाकी 5 पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला राइट है, सेकंड गलत है। केंद्र सरकार ने इस उद्देश्य हेतु 2023-24 से 2027-28 हेतु 150 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ये राइट है। इसका मतलब यहाँ पर पूछा है कितने सही हैं, तो 2 सही हैं। ठीक है, आइए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? अब ये करंट अफेयर, वही रैंकिंग्स और वही कहते हैं ना इंडेक्स और ये सब जारी करना, इसका क्वेश्चन है। इसका आंसर सीधा सा है पहला, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ये प्रतिवर्ष जारी होता है, मतलब हर साल आता है। डायरेक्टली पूछते हैं कि द्विवार्षिक है, प्रतिवर्ष है, तो ये प्रतिवर्ष आता है। ऑस्ट्रेलिया का है ये। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ये संस्थान, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। और इस वर्ष भारत की जो रैंक है
115 है। सीधे सीधे फैक्ट है इसमें, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है और इनमें सीधे फैक्ट है। आप फालतू इसमें सोचो मत विश्व आर्थिक हो सकता है ये, अभी आप इसमें तुक्का मारने जाओगे और वहाँ जाके है ना गलत वाला ही याद आता है एंड टाइम पे भी। इसलिए मैं इसमें करंट अफेयर वाले क्वेश्चन में मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका हो गया ए, फोर्थ का आंसर हो गया ए। आइए फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में समाचारों में रहे नतांज और फोर्डो क्या है? दक्षिणी ईरान के प्रमुख तेल टर्मिनल जिन पर अमेरिका और इसराइल द्वारा हमला किया गया, ईरानी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल सीमावर्ती प्रांत, यमन में हथियारों की तस्करी के लिए उपयोग में लाए गए ईरानी बंदरगाह, ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्र जिन्हें हाल ही में अमेरिका हवाई हमलों से निशाना बनाया गया। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जिसमें कि नतांज और फोर्डो एक ईरानी स्थल के नाम है। ओके, ईरानी स्थल के नाम है जहां यूएसए ने हमला किया था इनकी न्यूक्लियर साइट पे। तो इसका आंसर होगा डी। ओके, इसमें आंसर डी होगा, नतांज और फोर्डो। और एक और जगह थी यहाँ पर एस्फरहान करके। ओके, एस्फहान करके है या एस्फरान करके है, ये तीसरा ही साइट थी जो ईरान में है और ये इनकी न्यूक्लियर साइट थी, यहाँ हमले किए गए थे। तो इसका आंसर डी होगा। ओके, 6 क्वेश्चन पे आते हैं। नव्या पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा था 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के होंगे, तो स्टार्टिंग के 15 ही ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले। देखिए पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट, इसका उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। दूसरा, न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण बालिकाएं नव्या पाठ्यक्रम के लिए पात्र हैं। तीसरा, इससे युवा बालिकाओं में उद्यमशीलता की भावना के साथ आर्थिक स्वतंत्रता विकसित होने का अनुमान है। अब इसमें पूछा है कौन से सही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नव्या प्रोग्राम है क्या। नव्या प्रोग्राम महिला और बाल विकास मंत्रालय प्लस कौशल विभाग प्लस कौशल विकास मिनिस्ट्री ने मिलके यूपी के सोनभद्र से इसे शुरू किया था, ठीक है। यूपी के सोनभद्र से मिलके इसको शुरू किया गया था। अब ये क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये पूरे राज्यों में नहीं, सिर्फ 19 राज्यों में ही इसे शुरू किया गया है, ठीक है। इसका पहला स्टेटमेंट, उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, पहला स्टेटमेंट राइट है। दूसरा, न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण बालिका है, ये गलत है, न्यूनतम 10th क्लास है, ठीक है, न्यूनतम 10th क्लास है। तीसरा, इससे युवा बालिकाओं में उद्यमशीलता की भावना के साथ आर्थिक स्वतंत्रता विकसित होने का अनुमान है। अगर प्रशिक्षण दे रहे हैं तो आर्थिक स्वतंत्रता, अगर देखो यहाँ देखो पहला स्टेटमेंट, अगर ये राइट है ना तो तीसरा अपने आप राइट हो जाएगा, और ये तो गलत है ही, यहाँ 10th है। दूसरा गलत है तो दूसरा को कहाँ कहाँ गलत है, गलत है, इसका आंसर सी हो गया बस। 7th क्वेश्चन, पीएम प्रणाम योजना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना राज्य को रासायनिक उर्वरक के उपयोग को कम करने तथा वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विकसित की गई है। इस योजना का वित्त पोषण प्रत्येक वर्ष एक समर्पित बजटीय आवंटन के माध्यम से किया जाता है। यह योजना जैविक कृषि को अपनाने में सहायक है, ठीक है। हम पहले जानते हैं पीएम प्रणाम के बारे में, इसे 2023 में लाया गया था, ठीक है, जो कि 2026 तक चलने वाली है। 2023 से 2026 हेतु इसे लाया गया था, ठीक है। ये मतलब ये नहीं समझ लो 3 साल के लिए, 3 साल के लिए इसे लाए थे। और इसका यही था कि वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना है और रासायनिक उर्वरकों को कम यूज़ करना है, ताकि उर्वरता बढ़े और ज़्यादा मतलब अम्लीय मृदा ना हो और बंजरता ना आए ज़मीन पे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट इसका राइट होगा। दूसरा, इस योजना का प्रत्येक वित्त पोषण प्रत्येक वर्ष एक समर्पित बजटीय आवंटन के माध्यम से होता है। आज तक हमने नहीं सुना, इसका बजटीय आवंटन नहीं होता है। जो उर्वरक के लिए सब्सिडी मिलती है ना, उर्वरक सब्सिडी, उसी में जो पैसा बचता है उससे ही इसका वित्त पोषण होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। यह योजना जैविक कृषि को अपनाने में सहायक है। हाँ, अगर रासायनिक का यूज़ कम करेंगे तो जैविक अपने आप बढ़ाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। आइए, ये इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले। आइए, 8th क्वेश्चन, आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से सही है ये पूछा है। पहला स्टेटमेंट है, वर्ष 2024 में वैश्विक आर्थिक समृद्धि धीमी रही तथा वर्ष 2025 में इसमें और गिरावट आने का अनुमान है, ठीक है। दूसरा, विश्व स्तर पर भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, ओके।
तीसरा, वॉल्यूम के आधार पर ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट में यूपीआई का योगदान 75% है। देखिए कुछ भी करने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि ये हमने बहुत करंट न्यूज़ में सुना, और इसका सीधा सा यहाँ पे हमें पता है कि ये समथिंग 49% के आसपास था, जो कि न्यूज़ में काफ़ी रहा था। ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे विश्व स्तर पर भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ये राइट है हर जगह रिपोर्ट में, और हमने बेसिकली हमने सुना भी था। बस आपको पता है फंसाने वाला कौन सा रहेगा? तीसरा यहाँ गलत हो जाता है। फंसाने वाला कौन सा रहेगा? फर्स्ट। क्योंकि कहीं कहीं हमने ये सुना है कि भारत की वैश्विक आर्थिक समृद्धि अच्छी रही थी, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि गिरावट आई है। ठीक है। और आने का अनुमान है। देखो जो रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया था कि जीवीए जीवीए में 4.6% का इंक्रीज हुआ। ठीक है। सेवा क्षेत्र में 7.5% का इंक्रीज हुआ। बट जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें 4.3% का ये 4 है, 9 हो गया, ये 4.3% का लॉस हुआ है। यहाँ पे कमी आई है, गिरावट दर्ज की गई है। इसकी वजह से ये कह रहे हैं कि हाँ 2024 में आर्थिक समृद्धि धीमी रही से मतलब कम से कम 2025 में इन लोगों ने कहा है कि 2.8% रहेगी, और 2026 में यानी आगे भी धीमी ही रहने की अनुमान किया गया है, जो कि 3.0% है। ओके। यानी ये अभी भी कम ही रहेगी। यानी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो तीसरा कहाँ कहाँ गलत है? ख़त्म। ए आंसर है इसका। ठीक है। नवा क्वेश्चन, ये भी करंट अफेयर ही है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। ओके। देखो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2006 से आ रही है। सबसे पहले तो इसके फैक्ट देख लो। 2006 से आ रही है और प्रतिवर्ष आती है, मतलब हर साल आती है। ठीक है। ये इसके फैक्ट है, और इसके 4 प्रमुख आयाम है, 4 एस्पेक्ट पे आती है ये। ठीक। अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। इसमें पूछा है कौन सा सही है। भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर रहा, जो वर्ष 2024 की तुलना में 2 स्थान नीचे है। ठीक है। 90% से अधिक स्कोर के साथ इसमें आइसलैंड शीर्ष पर है। ठीक है। भारत में राजनीतिक सशक्तिकरण में 0.6 अंकों की गिरावट आई है। ओके। तो अगर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो 2006 में प्रतिवर्ष 4 प्रमुख आयामों पे आती है, और ये पहला स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि 2024 में भारत की रैंक थी 129th, जो कि इस साल है 131। तो पहला राइट है। दूसरा, 90% से अधिक स्कोर के साथ आइसलैंड शीर्ष पर है। हाँ, आइसलैंड सही में शीर्ष पर है, क्योंकि आइसलैंड कम से कम लगातार 6 या 7 साल से या उससे ज़्यादा टाइम से लगातार इसमें फर्स्ट पे रहता है। ओके। भारत में राजनीतिक सशक्तिकरण में 0.6 अंकों की गिरावट आई है। राइट है ये, क्योंकि भारत में समथिंग कितना था यार, 14 या ऐसे कुछ था, जो कि 13.4 या ऐसे कुछ पर जाकर रुक गया है। ओके। और मंत्री मंडल में भी महिलाओं की भागीदारी कम हो गई है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी राइट है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ है कि भले आइसलैंड शीर्ष पर है, पर पूर्ण लैंगिक समानता अभी तक किसी भी राष्ट्र में नहीं आई है। ओके। अगर ये कह दें, एक स्टेटमेंट आ जाए कि आइसलैंड ने पूर्ण लैंगिक समानता अपना ली है, आ चुकी है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। पूर्ण लैंगिक समानता अभी तक किसी भी राष्ट्र में नहीं आई है। तो ऐसे तो इसका आंसर डी होगा। सभी राइट है। ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10th की ओर। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023, फिर वही करंट अफेयर का क्वेश्चन। यह अधिनियम भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर प्रभावी है, चाहे वह मूल रूप से डिजिटल रूप में एकत्रित किया गया हो या बाद में डिजिटल रूप से परिवर्तित किया गया हो। ठीक है। इसके तहत 16 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बालक माना गया है, और उनके प्रति हानिकारक प्रसंस्करण एवं लक्षित विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया गया है। सबसे पहले तो सेकंड स्टेटमेंट देखिए आप लोग, यहाँ 16 वर्ष लिखा है, ये ऐसे ही गलत हो गया, ये 18 है, क्योंकि जो वोटिंग राइट्स वाला है ना, उसको देख के इसे बनाया है कि वोटिंग राइट्स के बाद में कि हाँ 16 वर्ष 18 वर्ष बहुत कॉन्फ्लिक्ट चला था। इसी के बाद में पॉक्सो वाली एज का भी मैटर आया था बीच में कि पॉक्सो की एज बढ़ाई जाए घटाई जाए। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट क्या है? यह अधिनियम भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर प्रभावी है। राइट है, यहाँ तक राइट है, चाहे वह मूल रूप से डिजिटल रूप में एकत्रित किया गया हो
या बाद में डिजिटल रूप में परिवर्तित किया गया, कैसे भी है, डिजिटल में है ना अगर, तो वो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आइए हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2025 में गोवा की पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता की उपलब्धि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत गोवा को पूर्ण कार्यात्मक रूप से साक्षर घोषित किया गया है। उल्लास ऐप द्वारा कई क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से सीखने की सुविधा प्रदान की जाती है। गोवा इस उपलब्धि तक पहुंचने वाला पहला भारतीय राज्य है। पूछा क्या है, कितने सही है। सबसे पहले तो हम जानते हैं उल्लास, उल्लास क्या है। देखिए, उल्लास 2022 से 27 के लिए लाया गया है, ठीक है, जो कि केंद्र प्रायोजित है। केंद्र प्रायोजित का मतलब जिसमें गवर्नमेंट और केंद्र में पैसा डिवाइड होता है, मतलब 60-40, 50-50 या 90-10 ऐसे बढ़ता है, ठीक है। वो पैसा अपनी दोनों तरफ से साझेदारी में आता है। ये NAP 2020 के अनुरूप है। अगर पूछते हैं कि NAP 2020 के अनुरूप है, तो हाँ, ये NAP 2020 के अनुरूप है। इसका कार्य जो भी मतलब नहीं है ना कि साक्षरता बढ़ाना, मतलब शिक्षा पे ध्यान देना, जो शिक्षा से वंचित रह गए या उन्होंने जिसने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, ये उनके लिए लाया गया है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत गोवा को पूर्ण कार्यात्मक रूप से साक्षर घोषित किया गया। ये राइट है, अभी अभी करंट अफेयर में ये था, तो ये पहला स्टेटमेंट राइट है। उल्लास ऐप द्वारा कई क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से सीखने की सुविधा प्रदान की गई है। जी हाँ, उल्लास ऐप प्लस जो दीक्षा प्लेटफॉर्म है वो उसका यूज़ किया गया है इसमें, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है, पहला और दूसरा। गोवा इस उपलब्धि तक पहुंचने वाला पहला भारतीय, नहीं, ये गलत है, दूसरा है गोवा, ठीक है। पहला था मिजोरम, पहला जो राज्य था वो मिजोरम था, ठीक है। और इसमें उल्लास कार्यक्रम में 15 से प्लस एज वाले जो भी हैं, जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए थे, उनको इसमें शिक्षा दी जाएगी, आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि तीसरा गलत है हमारा। आइए 12वें क्वेश्चन की ओर। तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सम्मेलन में हमारा महासागर हमारा भविष्य तत्काल कार्रवाई के लिए एकजुटता घोषणा को अपनाया गया। इस दौरान इंडोनेशिया और विश्व बैंक ने कोरल बॉन्ड प्रस्तुत किया। इसमें से कौन से सही है, तो देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका नाम क्या है, वैसे मैं बता देता हूँ आपको, UNOC3 2025, इसे डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में ये कहा गया है, ठीक है। ये हुआ कहाँ था, फ्रांस, फ्रांस में नीस करके एक जगह है, वहाँ हुआ था ये, ठीक है। इसमें पहला स्टेटमेंट भी राइट है और दूसरा भी राइट है। अगर इसमें पूछ ले कि इसमें कौन से SDG को प्रभावी करने के लिए, तो SDG 14 जो कि पानी से संबंधित है, जल से, तो ये सी इसका आंसर होगा, ओके। आइए 13वां क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहे ऑपरेशन सिंधु के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ऑपरेशन सिंधु करंट अफेयर का फिर से, और आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा इसके बारे में। भारत द्वारा ईरान से अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए शुरू किया गया, राइट है ये। हमने ऑपरेशन सिंधु करंट अफेयर में बहुत सुना था। ईरान में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदा, गलत। अभी अभी हमने देखा तो US ने न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है, तो ये इसराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो इंडियंस को हम वहाँ से निकाल के लाए थे उसके लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन सिंधु। तो दूसरा गलत है, पहला राइट है, ओके। तो इसमें आंसर ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। आइए हिंदी, क्वेश्चन नंबर 14। वन अधिकार अधिनियम के प्रकोष्ठों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी स्थापना भारतीय वन अधिनियम 1927 के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए किया जा रहा है। इनका प्राथमिक उद्देश्य पात्र व्यक्तियों एवं समुदायों की वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और अधिकारों को सुदृढ़ करना है। इसमें कौन सा सही है। अब सबसे पहले देखो, अगर कॉमन सेंस भी अगर हमें नहीं आ रहा है ना, तो FRA, हमने FRA हमेशा पढ़ा है, FRA 2006, ठीक है, जो कि जनजातीय मिनिस्ट्री संभालती है, जो कि उड़ीसा और अभी तक मतलब छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी और उड़ीसा के सिमलीपाल में दिए गए अधिकार हैं, नॉर्मल जो हमने पढ़ रखे हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों को दिए हैं। तो पहला तो ऐसे ही गलत है, ये वाले को 2006 FRA 2006 को प्रभावी बनाने के लिए इसको यूज़ में ले रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, इनका प्राथमिक उद्देश्य पात्र व्यक्तियों एवं समुदायों की वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और अधिकारों को सुदृढ़ करना है। दूसरा राइट है,
ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली बी आएगा, क्योंकि वन अधिकार अधिनियम प्रकोष्ठ जो है अभी भी करंट में इन्हें स्थापित किया गया, जो जनजातीय मंत्रालय के अंदर में एक आता है धरती आबा प्रोग्राम। धरती आबा प्रोग्राम, धरती आबा प्रोग्राम बेसिकली बिरसा मुंडा है ना, बिरसा मुंडा को ही धरती आबा कहा जाता था, बिरसा मुंडा से संबंधित है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष प्रोग्राम उसके अंदर किया गया। और कम से वर्ष 2025 में खोजे जाने वाले एक्सोप्लैनेट TOE 6894b के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शनि के आकार का एक गैसीय प्लैनेट है जो हमारे सौरमंडल से परे एक लाल बौने तारे की परिक्रमा कर रहा है। दूसरा, ग्रह के अस्तित्व से के कम द्रव्यमान वाले तारों से संबंधित ग्रह निर्माण के कोर एक्रेशन मॉडल को चुनौती मिली है। यह खोज नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप से प्राप्त डेटा के माध्यम से हुई है। देखिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक्स है। पहला राइट है, दूसरा राइट है, इसमें तीसरा गलत है, क्योंकि इसमें नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट से इसका यूज़ किया है। और दूसरा है चिली में वेरी लार्ज टेलीस्कोप है, उससे इसको नापा गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की नहीं है इसमें, तो इसमें आंसर बी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब ये अधिनियमित संविधान ऐतिहासिक प्रथाओं के माध्यम से विकसित होता है। संविधानवाद का आशय असीमित विधायी संप्रभुता से है। भारत और ब्रिटिश संविधान लिखित संविधान के उदाहरण हैं, कितने सही हैं? ये देखिए, जो शासन व्यवस्था के क्वेश्चन आते हैं ना, शासन व्यवस्था के क्वेश्चन आते हैं, और जो कहते हैं हम कॉन्सेप्ट बेस पे जो समझ के और किताबों में परिभाषा के तौर पे जो दिए हुए होते हैं, ये वो क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है। अधिनियमित संविधान ऐतिहासिक प्रथाओं के माध्यम से विकसित होते हैं, गलत। देखिए, अधिनियमित जो संविधान सभा और इनमें बैठ के नियमों द्वारा बन जाते हैं ना, उनको कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। संविधानवाद का आशय है असीमित विधायी संप्रभुता, असीमित नहीं, सीमित विधायी संप्रभुता, दूसरा भी गलत। भारत और ब्रिटिश संविधान लिखित संविधान को ब्रिटिश असंहिताबद्ध है, तो ये तो गलत हो गया। तो भारत राइट है बट ब्रिटिश नहीं, तो इसमें डी आएगा, 0। क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संसदीय प्रणाली में अमेरिकी राष्ट्रपति की तर्ज पर एक निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष शामिल है। कौन सा सही है? देखिए, पहला राइट है, क्योंकि जो बिल ऑफ राइट्स था अमेरिका का, उसी से हमने ये लिया है मूल अधिकार अमेरिका से, पहला राइट है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, राइट है। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से लोग भारत के संविधान को उधारों का थैला कहता है, तो वो इसीलिए क्योंकि हमने कहीं कहीं से अच्छे अच्छे प्रावधानों को पिक किया है और उसको मिला के हमारा संविधान तैयार किया है। ओके, भारतीय संसदीय प्रणाली में अमेरिकी राष्ट्रपति की तर्ज पर एक निर्वाचित नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति की तर्ज पे नहीं है। अगर तर्ज पे होता ना, तो PM की जगह हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट वास्तविक प्रमुख होता है, जो कि नहीं है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा इसमें, यहाँ पहला राइट है। ओके, ए। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1, अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। गणराज्य शब्द का तात्पर्य राज्य के वंशानुगत प्रमुख से है। प्रस्तावना विधानमंडल की शक्ति का स्रोत है। प्रस्तावना में आर्थिक तथा सामाजिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, कितने सही हैं? देखिए, चौथा सबसे पहले तो यही देख लो, ये गलत है। स्वतंत्रता विचार और धर्म इनकी है हमें, ठीक है। आर्थिक तथा सामाजिक तो न्याय की बात करता है, चौथा स्टेटमेंट यही गलत है। विधानमंडल की शक्ति का स्रोत है प्रस्तावना, गलत। जैसा कि एक केस था, उसमें कहा गया था कि ये सिर्फ मतलब मूल्यों का सार है और व्याख्या में सहायक है, जो व्याख्या की जाएगी उसमें सहायक है, बट शक्ति का स्रोत नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। गणराज्य शब्द का तात्पर्य राज्य के वंशानुगत नहीं, हम ब्रिटेन नहीं है, तो हमारे लिए गणराज्य का ये इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इसका मतलब है कि राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचित होना, ठीक है, निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष का होना। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, हाँ राइट है, क्योंकि क्या क्या नाम था, जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और ये अखंडता, इन तीनों को शामिल किया गया था 40 सेकेंड से। तो पहला राइट है, ठीक है, बाकी तीनों गलत है, तो इसका आंसर होगा केवल ए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य के पुनर्गठन से संबंधित विधेयक संसद में केवल राष्ट्रपति की सहमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान में यह प्रावधान है कि इससे प्रभावित राज्य विधानमंडल को अपनी सहमति देनी होगी। पहली बात तो यह है कि आर्टिकल 3, ठीक है, राज्य के पुनर्गठन की बात कर रहा है, तो आर्टिकल 3 से संबंधित है। केवल राष्ट्रपति की सहमति से प्रस्तुत किया जा सकता है, राइट है। संविधान संशोधन के बाद ये डाला गया था, ठीक है, कौन सा था वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट ये एक संविधान संशोधन के बाद इसे ऐड किया गया था, राष्ट्रपति की सहमति। मेरे हिसाब से 5th अमेंडमेंट था, उससे डाला गया था इसे। संविधान में यह प्रावधान है कि इससे प्रभावित राज्य विधानमंडल को अपनी सहमति देनी होगी। संविधान में कहीं ये प्रावधान नहीं है, बिना पूछे भी ये काम किया जा सकता है उनसे, साधारण बहुमत से ओनली, ठीक है। तो इसमें ए आंसर है। इंग्लिश मीडियम के लिए क्वेश्चन है, हम लोग देख सकते हैं। आइए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 21 में सम्मानपूर्वक मृत्यु का अधिकार शामिल है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 3 से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन 20, कितने सही है ये पूछा, इसमें कौन से सही है। तो अनुच्छेद 21 जो कॉमन कॉज का केस हुआ था ना, कॉमन कॉज वर्सेस भारतीय संघ, तो उसमें अनुच्छेद 21 में सम्मानपूर्वक मृत्यु का अधिकार दिया गया था, लेकिन वो निष्क्रिय मृत्यु का अधिकार दिया गया था, है ना, सक्रिय का नहीं। तो पहला राइट स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, 42वें संविधान नहीं, ये गलत है, 44th अमेंडमेंट से, 44th अमेंडमेंट से ये किया गया था, और फिर इसे 300A में डाला गया था, जो कि कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इसका मतलब कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है और पहला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीपीएसपी में पर्यावरण संरक्षण को 44वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। मिनर्वा मिल्स 1980 मामले में यह निर्णय दिया गया कि मूल अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं। अनुच्छेद 44 के तहत राज्य के संपूर्ण भारत में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है। ओके, देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं जो थर्ड स्टेटमेंट है, ये करंट में है और ये राइट भी है। अनुच्छेद समान नागरिकता संहिता यूसीसी, जो कि उत्तराखंड में अभी लागू की गई है, गोवा में पहले से ही लागू थी। स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य है उत्तराखंड, स्वतंत्रता से पहले था गोवा। ओके, अब देखते हैं हम फर्स्ट स्टेटमेंट, डीपीएसपी में पर्यावरण संरक्षण को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया, नहीं गलत है ये। देखिए पर्यावरण संरक्षण है 48A, जिसको 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, तो पहला स्टेटमेंट गलत होता है। दूसरा, मिनर्वा मिल्स 1980 मामले में ये निर्णय दिया गया कि मूल अधिकार और डीपीएसपी एक दूसरे के पूरक हैं, ये स्टेटमेंट राइट है। ओके, तो इसमें सीधा सीधा आंसर निकलेगा, क्योंकि पहला गलत है ना, तो ये सारे गलत हो जाएंगे अपने आप, और इसका आंसर बी आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22, मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें 44वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति ने 10 मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी, कौन से सही है। देखिए यही गलत हो जाता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। 42nd अमेंडमेंट सबको पता है, 42nd अमेंडमेंट से मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, और स्वर्ण सिंह समिति ने 8 की सिफारिश की थी, बाद में 2 और जोड़ के 10 किए गए थे, और 86th अमेंडमेंट से एक और जोड़ा गया था, तो अब जाके जो करंटली वर्तमान में है वो 11 है। तो इसका मतलब कि यहाँ पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, इसका आंसर डी। नेक्स्ट 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 24वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। सभी संविधान संशोधन विधेयक के लिए कम से कम आधे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अब पूछा है कौन से सही है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, सभी, हमेशा याद रखना सभी और कुछ, जहाँ कुछ लिखा रहता है ना वहाँ राइट होता है, और जहाँ सभी होता है वहाँ गलत होता है, ठीक है। यहाँ सभी नहीं आएगा, यहाँ आएगा सिर्फ कुछ, क्योंकि कुछ ही संघीय प्रावधानों के लिए, जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन हो गया, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के लिए हो गया, ये उनके ऊपर है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और 24वां संविधान संशोधन विधेयक ये राइट है, राष्ट्रपति के लिए बाध्य कर दिया गया था कि सहमति देगा, ये लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा ए, पहला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24,
भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। ओके। मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा अनुच्छेद 75 के अंदर निम्नलिखित उल्लेखित है। ओके। भारत में मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। ठीक है, कितने सही है ये पूछा है। भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका नाम मात्र प्रमुख होते हैं, हाँ कहते हैं, रबर स्टाम्प कहते हैं। ठीक है, ये सब उसमें कहा जाता है। जो इसके लिए है ना, आर्टिकल 74 और 75 है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट राइट है। दूसरा क्या है, मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा अनुच्छेद 75 के, हाँ 75(3), जिसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है। भारत में मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं होता है, ये राइट है। ठीक है, भारत में राजनीतिक वो उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक, ये भी राइट, ये भी राइट, इसका मतलब आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा राज्य के विषयों पर विधि निर्माण किया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा संसद के राज्य के विषयों पर विधि निर्माण के हेतु अधिकृत किया जा सकता है। संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के क्रम में राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। ठीक है, अब इसमें पूछा है कितने कौन से सही हैं। ये है आर्टिकल 356, सबसे पहला स्टेटमेंट राष्ट्रपति शासन से। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राष्ट्रपति जो शक्तियां हैं वो संसद या किसी भी कार्यकारी प्रमुख को सौंपता है कि वो वहाँ के शासन को चलाए। तो ये पहला स्टेटमेंट राइट है। राज्यसभा द्वारा संसद को राज्य के विषयों पर विधि निर्माण हेतु अधिकृत, आर्टिकल 249, जब 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाता है तो राज्यसभा राज्य के विषय पर विधि निर्माण हेतु अधिकृत कर सकती है। संसद किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के क्रम में राज्य सूची में शामिल विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। ये स्टेटमेंट भी राइट है, इसका मतलब डी।